नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रारंभिक नगर के बारे में। अगर आप लोग CTET, UPTET या फिर कोई भी अदर स्टेट के TET में पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 में आपने अगर चूज किया है सामाजिक अध्ययन यानी कि SST, तो आप लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि मैंने इस चैप्टर के पहले ही वीडियो बनाए हुए हैं और अभी NCERT बुक से मैं इसके नोट्स आपके लिए लेके आया हूँ। तो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ाई की थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी पुरास्थल हैं उनके बारे में, वहाँ पर क्या क्या मिला हुआ है, किस लिए वो फेमस हैं। तो अभी हम इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। इस सभ्यता के और नगर कौन से हैं? धौलावीरा, कोटदीजी, रंगपुर, सुरकोतडा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब मिलने के अलावा इस सभ्यता में मुंडीगाक और सोर्तगुई दो पुरास्थल और हैं जो कि अफगानिस्तान में स्थित हैं। बुर्ज होम कश्मीर से मानवीय सावधान या फिर कब्र के नीचे कुत्ते के सावधान के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी कि कश्मीर में एक जगह और है बुर्ज होम, जहाँ से मानवीय सावधान या फिर कब्र के नीचे जो कुत्ते के सावधान हैं इनके भी साक्ष्य मिले हैं। अभी हम बात करेंगे इन सभी सभ्यताओं यानी कि इस सभ्यता के इन सभी पुरास्थलों में आखिर क्या विशेषताएं पाई गई थीं। तो ये जो नगर थे, इन नगर की जो प्रमुख सड़क थी उनको प्रथम सड़क बोला जाता था। और जहाँ पर ये जो प्रथम सड़क है वो नगर में प्रवेश करने वाली पूर्वी सड़क से मिलती थी, उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया, जैसा कि हमारे विद्वानों ने इनका नाम दिया है। इसके अलावा जो कालीबंगा है, कालीबंगा की विशेषता ये थी कि वहाँ पर हर एक घर में अपने कुएं हुआ करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख नगर हैं जो कि पक्की ईंटों से बने थे। उसके अलावा कालीबंगा और रंगपुर, ये नगर कच्ची ईंटों के बने थे। तो आप जो जो स्पेशलिटी है, जो विशेषताएं हैं, उनको आप ध्यान रखिए। और जो पक्की ईंटों से बने थे वहाँ पर जो सभी ईंटें थीं वो आयताकार थीं। इनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई 4:2:1 के अनुपात में थी। हड़प्पा कालीन जो नगर हैं उनके जो घर थे वो 3 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। एक तो हुआ करते थे आवासीय भवन, जहाँ पर लोग रहते थे, विशाल भवन, और उसके अलावा जो सार्वजनिक स्नान गृह या फिर अन्नगार, इस तरीके के घर हुआ करते थे। तो 3 तरह के घर मिले हैं। एक तो क्या हो गए जहाँ पर लोग रहते थे, उसके अलावा विशाल भवन जहाँ पर सभाएं वगैरह या राज दरबार हुआ करते होंगे, और तीसरा है जैसे कि सार्वजनिक स्नान गृह, एक साथ किसी अनुष्ठान के दिन स्नान होना, और अन्नगार जहाँ पर अन्न का स्टोरेज किया जाता था। ये तो थी वहाँ की विशेषताएं। अब वहाँ पर सामाजिक व्यवस्था क्या रही होगी? समाज जो है वो मात्र सत्तात्मक था, यानी कि वहाँ पर जो लेडीज है उनका बोलबाला था, उनकी सत्ता हुआ करती थी, और परिवार एक सामाजिक इकाई था। सिंधु सभ्यता में जो भोजन पदार्थ जो अवशेष मिले हैं उसके अनुसार गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, गाय, सुअर, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल, कछुआ आदि का मांस, ये सब वहाँ पर प्रमुख थे। और अगर वस्त्रों की बात की जाए तो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र वहाँ पर यूज किए जाते थे, और आभूषण लेडीज और जेंट्स दोनों ही लोग यूज करते थे, पहनते थे। मनोरंजन के लिए वहाँ पर पासे का खेल, नृत्य यानी कि नाच, और शिकार, पशुओं की लड़ाई, ये सभी प्रमुख साधन थे। और वहाँ पर जो शव यानी कि जब डेथ हो जाती थी तो उसकी अंत्येष्टि संस्कार 3 प्रकार की होती थी। एक तो थी पूर्ण समाधिकरण, यानी कि पूरे की पूरी जो बॉडी है उसे भूमि में दफना दिया जाना। दूसरी थी आंशिक समाधिकरण, जैसे कि पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाना। और तीसरा है दाह संस्कार, यानी कि आग में जला दिया जाना। धार्मिक जीवन, तो इस सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन है उसके अनुसार वो लोग मातृदेवी, पशुपतिनाथ, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक और पशुजल, इनकी पूजा किया करते थे। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर पशुपति जो बोले गए हैं, शंकर जी, पशुपति का एक पिक्चर भी है। उसमें 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है और उसके सिर पर 3 सींग हैं। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा, और दाईं ओर एक हाथी। इस बात को याद रखिए दोस्तों, ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। और एक ब्याध और एक हिरण है, ब्याग और हिरण है। उन्हें पशुपति शिव का रूप माना गया है, और मार्शल ने इन्हें आद्य शिव भी बताया था।
हड़प्पा सभ्यता के लोग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एक स्त्री के पेट से एक पेड़ का निकलना, उसे उर्वरता की देवी बोला गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो धरती की उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। और हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक, स्वास्तिक आप समझते होंगे जो हम घरों में लगाते हैं, चक्र और क्रॉस के भी प्रूफ मिलते हैं। स्वास्तिक और जो चक्र है वो सूर्य की पूजा का प्रतीक हुआ करता था। अभी हम बात करते हैं वहाँ के आर्थिक जीवन के बारे में। तो जो हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था है वो कृषि, पशुपालन, दस्तकारी और आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। उसके अलावा वहाँ पर चावल, जैसे गुजरात और राजस्थान में गेहूँ 3 किस्में हुआ करती थी, जौ की 2 किस्में, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, इस तरीके के आदि की 9 फसलों की पहचान की गई है। लेकिन वहाँ का जो मुख्य भोजन था वो था गेहूँ और जौ। इसके अलावा जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं इन्हीं को सबसे पहले कपास उत्पन्न करने का श्रेय भी जाता है, इसीलिए यूनानियों ने इन्हें सिंडोन नाम दिया था। अगर क्वेश्चन आता है कि सिंडोन नाम यूनानियों ने सिंधु सभ्यता के लोगों को क्यों दिया, तो इन्होंने सबसे पहले कपास उत्पन्न करने का श्रेय है इनको इसीलिए। हड़प्पाई लोग हैं वो बैल, भेड़, बकरी, सूअर ये सभी जानवरों को पालते थे। अब वहाँ की लिपि के बारे में बात करें, वहाँ की भाषा, तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसमें लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से लेकर 400 अक्षर हैं। लेकिन वहाँ की जो लेखन प्रणाली है उसे अक्षर सूचक माना गया है। हड़प्पा की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। अगर ये पढ़ी जा सकी होती तो अभी तक और भी बहुत सारी जानकारी उनके बारे में हमें मिल जाती। हड़प्पा की लिखी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक, यानी कि उसमें पिक्चर टाइप के हैं, पिक्टोग्राफ है, और उनकी लिखावट क्रम से दाईं ओर से बाईं ओर को जाती है। तो क्वेश्चन अगर आपको आता है हड़प्पा लिपि किस तरीके की है, तो वहाँ पर पिक्टोग्राफ अगर लिखा हो तो आप उसे क्लिक कर सकते हैं, और दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है। हड़प्पा लिपि की शैली को गौमूत्रिका शैली या फिर वास्त्रोफैदन या हलावर्त शैली कहा जाता है। इन बातों को भी याद रखिए, ये तीनों वर्ड आप याद रखें, अच्छा रहेगा। उसके अलावा वहाँ पर जो तौल की इकाई है वो 16 के अनुपात में थी, जैसे कि 16, 64, 160, 320, 640 आदि के जो बाँट हैं वो घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार और शंक्वाकार आकृति के हुआ करते थे। और मोहनजोदड़ो से एक सीप का बना हुआ और लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक एक स्केल भी मिला है, तो जिससे कि हम सोच सकते हैं कि उन्हें कहीं स्केल की जगह पर यूज किया करते होंगे ये लोग। तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम पॉइंट्स हैं मैंने जो छांट छांट करके लिखे हैं, तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप किसी भी पॉइंट को स्किप मत कीजिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। मोहरों के बनाने में सबसे अधिक उपयोग होता था सेलखड़ी का। यद्यपि लोथल और देसलपुर से तांबे की मोहर भी मिली हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोहरें हैं वो सेलखड़ी की ही मिलती हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार कहाँ पर किया करते थे और कैसे करते थे? हड़प्पाई लोग व्यापार में आदान प्रदान यानी कि वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार किया करते थे। लोथल से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में, कि फारस की मोहरें और कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें मिली हैं, जिससे मालूम चलता है कि सिंधु सभ्यता के व्यापार कहाँ कहाँ तक होंगे। और उसके अलावा पतन पर जाने से पहले ये सभ्यता पूरी की पूरी कैसे पतित हो गई, कैसे इसका पतन हो गया, उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग उस समय में कितने डेवलप थे कि वो कहाँ कहाँ से वस्तुएं आयात किया करते थे। जैसे कि सिंधु सभ्यता के समय जो टिन है वो ईरान, मध्य एशिया, जो कि ईरान मध्य एशिया में है, और अफ़गानिस्तान से आया करती थी। तांबा है वो राजस्थान और बलूचिस्तान से। चांदी है वो ईरान और अफ़गानिस्तान। और सोना अफ़गानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत में जैसे कर्नाटका से मिलता था। उसके अलावा जो लाजवर्द है वो बदख्शां यानी कि अफ़गानिस्तान से और मेसोपोटामिया से। फिरोजा ईरान से। सीसा ईरान, राजस्थान, अफ़गानिस्तान और दक्षिण भारत से आता था। शिलाजीत है जो हिमालय एरिया से आता था। नील रत्न अफ़गानिस्तान से। शंख और कौड़ियाँ जो कि गुजरात में सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से आती थी। हरित मणि आते थे दक्षिण भारत से, और सेल खड़ी आता था बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। तो इतनी जगह से उनका आपस में व्यापार हुआ करता था। एक फली फूली सभ्यता थी ये। और इस सभ्यता के पतोन्मुख यानी कि पतन और अंततः विलुप्त हो जाने के बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। जैसे कि गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने बताया है कि कोई बाहरी आक्रमण हुआ होगा जिस वजह से ये पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई।
M.R. साहनी के अनुसार भूतात्विक परिवर्तन, जैसे भूकंप वगैरह कुछ हुआ होगा। ऑरेल स्टाइन और A.N. घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन बोला गया होगा, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से चले गए होंगे। KUR कैनेडी के अनुसार कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी, जैसे बाढ़, इस तरीके की आपदा आ जाती हैं। जॉन मार्शल के अनुसार कोई प्रशासनिक शिथिलता हुई होगी। और जॉन मार्शल, मैके और SR राव के अनुसार बाढ़, जो कि आपने अगर मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो वहाँ पर भी जैसे वो डैम टूट जाता है तो बाढ़ को ही एक रीज़न दिखाया हुआ है जिससे वहाँ के लोग पलायन कर जाते हैं। तो ये सभी की सभी बातें थी पतन के बारे में, जो आजकल या अभी तक जो विद्वानों ने तर्क दिए हैं उनके अनुसार है। तो दोस्तों, प्रारंभिक नगर में आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। ये पार्ट 2 यानी कि दूसरा वीडियो था। अगले वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक संस्कृति के बारे में, वैदिक संस्कृति साहित्य हैं जैसे कि वेद, ऋग्वेद, जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, उन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और काफ़ी सारा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन सभी के सभी NCERT की बुक से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप लोग इन्हें बड़ी आसानी से अपने पास सेव कर सकते हैं, वीडियो को बार बार देख सकते हैं डाउनलोड करके। आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। इसके अलावा जो पुरानी वीडियोज हैं वो भी आप देख सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।